अबाउट कोएगुलेशन हमने डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक पाथवे है. इंट्रिंसिक पाथवे में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ओनली. एक्सट्रिंसिक में वी स्टार्ट विद द टिश्यू फैक्टर. Then we discussed the role of vitamin K in coagulation. We enumerated the coagulation factors and the anticoagulants जो कि dependent होते हैं on the vitamin K. वॉर्फरिन का टारगेट ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया इज बीइंग विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज. फैक्टर 7 की जो सिग्निफिकेंस है एंड द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड अराउंड इट उसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स. लेकिन उससे पहले आईड लाइक टू गिव यू बिट ऑफ एन ओवरव्यू अबाउट द एक्चुअल कोएगुलेशन पाथवे. इसके लिए आई नीड यू टू ओपन फर्स्ट एड. ठीक है, फर्स्ट एड में ठीक है. एंड intrinsic pathway is actually longer. ठीक है, and it takes more time but ultimately it's more effective. We have factor 12, the first one to enter into the pathway, Higman factor. Contact activation है ना, तो contact with something like maybe something foreign like collagen is not supposed to be in the blood. That is what triggers the activation of factor 12 to 12A जो कि factor 11 को ट्रिगर करता है, जो कि इन टर्न 10 को स्किप करके 9 को ट्रिगर करता है और 9 ट्रिगर करता है 8 को. फिर कन्वर्जेंस हो जाती है विद द कॉमन पाथवे. इंट्रिंसिक फैक्टर की हम मॉनिटरिंग करते हैं विया APTT. इन्हें पता होना चाहिए कि जो हेपरिन है ना, विया द प्रमोशन ऑफ द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंटीथ्रोम्बिन 3 प्राइमरीली इनहिबिट कर रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर को. हमने पढ़ा था ना क्या क्या चीज़ें हेपरिन इनहिबिट कर रहा है एंटीथ्रोम्बिन 3 के ज़रिए. एंटीथ्रोम्बिन 3 के बारे में हमने पढ़ा था क्या क्या चीज़ें इनहिबिट करता है. फैक्टर 2 विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉमन पाथवे. ठीक है, एंड फैक्टर 12 विच इज़ इंट्रिंसिक, फैक्टर 11 विच इज़ इंट्रिंसिक, देन फैक्टर 9 एंड आई बिलीव फैक्टर 10. ऐसा सीन था. और फैक्टर 10 वॉज कॉमन पाथवे. ठीक है, और फैक्टर 2 वॉज कॉमन पाथवे और जो बाकी थे वो इंट्रिंसिक के थे. सो इट मेक्स सेंस कि जब हम हेपरिन की मॉनिटरिंग करते हैं तो वी आर प्राइमरीली लुकिंग एट द APTT. ठीक है, विच इज़ अ मेजर ऑफ बोथ द इंट्रिंसिक एंड द कॉमन पाथवे. क्या क्या है? 12 है, 11 है, वी आर स्किपिंग 10, 9 और 8 है. ये हमारे पास इंट्रिंसिक के है सोल. फिर कॉमन पाथवे शुरू होता है. इंट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ज करता है विद द कॉमन. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर 10 इज एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 जो कि एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 2 को, जो कि फैक्टर 1 को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में सिर्फ एक ही यूनिक फैक्टर है विच इज़ फैक्टर 7 विच इज़ एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 3 विच इज़ टिश्यू फैक्टर. ठीक है, और टिश्यू फैक्टर कहीं बाहर से ही आता है, ब्लड में देयर इज़ नो वे टू मेक इट. ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो कि हमें रिवाइज करनी है. देन वी विल स्टार्ट विद हीमोफीलिया. वी वर टॉकिंग अबाउट द कोएगुलेशन पाथवे. आई थिंक आपको ये याद हो ही गया होगा फॉर द मोस्ट पार्ट. याद करने वाली बातें, पीटी मॉनिटर करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को और कॉमन पाथवे को. इट रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विच आर फैक्टर 1, फैक्टर 2, factor 5 and factor 10 as well as the extrinsic coagulation factor which is factor 7. APTT is for monitoring the intrinsic and the common pathway. वो reflect करता है activity factor 1 की, factor 2 की, factor 5 की, factor 10 की, factor 8 की, 9 की, 11 की और 12 की. यानी basically APTT is going to be reflecting the activity of all the factors with the exception of factor 7 which is only in the extrinsic pathway as well as factor 13 which becomes important when the clot formation has already occurred. तो ये एक MCQ हो सकता है. इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे में तकरीबन सारे ही कोएगुलेशन फैक्टर्स इम्प्लिकेटेड होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ द फैक्टर 7 जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक का है और फैक्टर 13. बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए वी नीड टिश्यू फैक्टर जो कि एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को, और कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन इज़ नीडेड फॉर द इंट्रिंसिक पाथवे. ये सोते हुए भी बात आपको याद होनी चाहिए. वी स्टार्ट विद फैक्टर 12 इन द इंट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, और कॉन्टैक्ट किस चीज़ के साथ? कोलेजन के साथ या किसी और फॉरेन चीज़ के साथ. वी गेट 12A. 12A 11 को कन्वर्ट करती है इंटू 11A जो कि 9 को कन्वर्ट करती है इंटू 9A. and then the 9A with the help of the already activated factor 8
एक्टिवेट करती है फैक्टर 10 को, एंड वी आर बेसिकली नाउ विद इन दी कॉमन पाथवे. अब एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि जो हाई मोलेकुलर वेट कैलिक्रिन ब्रेडिकाइनिन सिस्टम है ना, सिचुएशन ये होती है कि कैलिक्रिन एक एंजाइम है जो कि हाई मोलेकुलर वेट काइनिनोजेंस को कन्वर्ट करता है इनटू ब्रेडिकाइनिन, एंड दैट सॉर्ट ऑफ हैज़ अ रोल इन द कोएगुलेशन प्रोफाइल. तो वो पूछते हैं ये इंट्रिंसिक के साथ रिलेटेड है या एक्सट्रिंसिक के साथ. इंट्रिंसिक के साथ, क्योंकि इंट्रिंसिक इस जो कि बहुत लंबा चौड़ा है. ठीक है, इतना सा याद रखें कि कैलिक्रिन एक्टिवेट करता है सच दैट हाई मोलेकुलर काइनिनोजन कैन बी कन्वर्टेड टू ब्रेडिकाइनिन. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द हीमोफीलिया. हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी है. हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं और हीमोफीलिया सी भी है. Look at the deficient factors, factor 8, factor 9 and factor 11 respectively. We talked about the names of the coagulation factors. Revise करते हैं from factor 1 to 13. Fibrinogen, prothrombin, tissue factor, very important, calcium, labile factor, stable factor, A, B, फिर 10 आता है which is Stewart Power factor. Then we have 11 which is plasma tissue antecedent जो कि हीमोफीलिया सी वाला है. उसके बाद वी हैव हेगमैन फैक्टर. ये अब हमने रिवाइज के लिए अब हम आगे जाते हैं. हीमोफीलिया ए और बी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होते हैं, फीमेल में नहीं होते. ये इंपॉर्टेंट है, विल हेल्प यू. लेकिन जो हीमोफीलिया सी है ना वो ऑटोजोमल है. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन हीमोफीलिया ए, बी एंड सी. द इनहेरिटेंस पैटर्न इज डिफरेंट. टू आर सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, लास्ट इज ऑटोजोमल. 80% केसेस में हीमोफीलिया ए ही होता है, 20% हीमोफीलिया बी और सी. मोस्ट कॉमन बाय फार इज हीमोफीलिया ए. सिवेरिटी क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैक्टर 8 प्रेजेंट. इफ less than 1% of normal amount is there, it is severe. If in between 1 to 5% तो moderate, and if less than 40% तो mild deficiency है. 40% से ज़्यादा तो present हो ही नहीं सकता, 60% से ज़्यादा तो present हो ही नहीं सकता. अगर नॉर्मल जो अमाउंट है फैक्टर 8 की अगर उसके 1% भी नहीं है तो severe. अगर somewhere between 1 to 5% of the normal amount then moderate deficiency है. ठीक है, और अगर 5 to 40% ऑफ नॉर्मल के बीच में अमाउंट मौजूद है तो ये माइल्ड है सिर्फ. लेस देन 1 इज सिवियर, 1 to 5% इज मॉडरेट, 5 to 40% के बीच में अगर वैल्यू लाई करती है तो वो माइल्ड है सिर्फ डिजीज़. टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? अभी ये कोएगुलेशन फैक्टर का इश्यूज है ना, हमने कहा था डीप टिश्यू ब्लीडिंग है, हीमाथ्रोसिस है, ब्लीडिंग इन द नी जॉइंट, डीप मसल हीमाटोमा है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है आफ्टर ट्रिवियल ट्रॉमा. जो क्लिनिकल विनियट है उसमें एक बच्चा आएगा बार बार जॉइंट कैविटी में ब्लीड के साथ, या उसका जॉइंट इतना डिफॉर्म्ड हो गया होगा कि क्रिपलिंग आर्थ्रोपैथी है. ये हो सकता है कि वो हिस्ट्री में दें कि बॉय अंडरवेंट सर्कमसिजन, छोटा बच्चा, और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही. इसको हम डिस्कस करेंगे वॉन विलिब्रेंट में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. स्क्रीनिंग लैब में जाहिर सी बात है फैक्टर 8 इज़ अ पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे. APTT विल बी एलिवेटेड, लेकिन PT नॉर्मल है. ठीक है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल है क्योंकि प्लेटलेट डिसफंक्शन नहीं है. अगर ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ होता तो ब्लीडिंग टाइम वुड हैव बीन एलिवेटेड. प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है. अच्छा, मिक्सिंग स्टडी होती है जिसमें हम एक नॉर्मल बंदे का प्लाज्मा सिम्टोमेटिक बंदे के प्लाज्मा के साथ मिक्स करते हैं, और अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए जो APTT की डिरेंजमेंट है तो हम कहते हैं कि द प्रॉब्लम वॉज अ फैक्टर डेफिशिएंसी. लेकिन अगर मिक्सिंग स्टडी फेल कर जाए इन नॉर्मलाइजिंग द APTT, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली कहते हैं कि पेशेंट में सिर्फ कमी नहीं है फैक्टर 8 की, उसके ब्लड में कोई इनहिबिटर है फैक्टर 8 का, कि हमने बाहर से भी फैक्टर 8 डाला तो फिर भी APTT ठीक नहीं हुआ. ये मिक्सिंग स्टडी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने रिस्टोसीटन ऐसे पढ़ा था ना कि अगर प्लाज्मा के एडिशन के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट ना आए ब्लीडिंग टाइम में तो हम कह सकते हैं कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 1B का कोई इशू है. ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है. ये मिक्सिंग स्टडी वाली बात जहन में होनी चाहिए. डिफिनेटिव टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस क्या होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे करें, देखें फैक्टर 8 के लेवल कितने हैं. ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, ये MCQ आता है. जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है फैक्टर ऐसे. ठीक है, और जो मैनेजमेंट होती है एक्यूट ब्लीड की, कि आपने जो चीज़ मिसिंग है आप वो दें, फैक्टर 8 कंसनट्रेट दें. ठीक है, हमारे पास प्रोफिलैक्सिस का भी ऑप्शन होता है कि आप फैक्टर 8 के रेगुलर इन्फ्यूजन्स देते हैं हफ्ते में. ये पता होना चाहिए इंटरवल 2 से लेकर 3 बार देने पड़ते हैं, विच इज़ हाई फ्रीक्वेंसी.
वी डू हैव एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमने कहा कि जो डिफिनेटिव डायग्नोसिस है वो है फैक्टर 8 ऐसे जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है एक्यूट ब्लीड का वो फैक्टर 8 कंसनट्रेट है, और प्रोफिलैक्सिस भी हम फैक्टर 8 कंसनट्रेट दे कर ही कर रहे हैं। एडजंक्टिव्स, बहुत माइल्ड हीमोफीलिया हो तो डेस्मोप्रेसिन से फैक्टर 8 के लेवल्स बढ़ सकते हैं, कैन इन वेरी माइल्ड हीमोफीलिया जो 40% डेफिशिएंसी है सिर्फ, ये सिर्फ जिसमें 40% नॉर्मल लेवल्स हैं, डेफिशिएंसी नहीं सॉरी, हो सकता है ऐसे कुछ लोगों जिसमें सिर्फ डेस्मोप्रेसिन से काम चल जाता हूँ, लेकिन अमूमन नहीं। जो म्यूकोजल ब्लीड के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं एक्यूटली उसको आप ट्रांजमीन वगैरह भी दे सकते हैं, विच इज़ एन एंटी फिब्रिनोलिटिक, क्लॉट जो बन चुका है उसको ब्रेक नहीं होने देता। इज़ देयर एनी रोल ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट? यस, क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 8 होता है, वन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, फिब्रिनोजेन होता है, एंड फैक्टर 13। तो अगर आपके पास फैक्टर 8 कंसनट्रेट नहीं है और एक हीमोफीलिया वाला पेशेंट आता है विद एन एक्यूट ब्लीड, तो आप पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फैक्टर 8 है और वन विलिब्रेंट फैक्टर है और फिब्रिनोजेन और फैक्टर 13 है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें आपके लिए। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप फैक्टर 8 दें। लेकिन अगर वो हीमोफीलिया ए का पेशेंट नहीं है, वो डायग्नोस केस है हीमोफीलिया बी और सी का, तो बी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की थी? फैक्टर 9 की, और सी में फैक्टर 11 की। और जो क्रायोप्रेसिपिटेट है इट हैज़ नाइदर फैक्टर 9 नॉन फैक्टर 11, तो क्रायोप्रेसिपिटेट का हीमोफीलिया बी और सी में कोई रोल नहीं है। दीज आर पास्ट MCQs। ठीक है, क्या क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट में 8 है, फैक्टर 8 है, वन विलिब्रेंट फैक्टर है, फैक्टर 13 है विच इज़ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और फिब्रिनोजेन है। फिब्रिनोजेन डेफिशिएंसी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी आप क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं। क्या FFPs का रोल है? अगर कंसनट्रेट है ही नहीं, ना क्रायोप्रेसिपिटेट है और ना ही हमारे पास क्या कहते हैं फैक्टर 8 है, तो फिर आप FFP दे सकते हैं जिसमें तमाम फैक्टर्स होते हैं। नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप वॉल्यूम ओवरलोड में लेकर जा रहे हैं, फैक्टर 8 मकदार में कम होगा। लेकिन इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन तो आप FFP दे सकते हैं, ये भी पास्ट MCQ है इमरजेंसी में। और सी में तो देते ही FFP है। यू कैन गिव FFP इन हीमोफीलिया A एंड B इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, आपको कंसनट्रेट नहीं मिल रहा है, और हीमोफीलिया C में तो आप देते ही FFPs हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है हीमोफीलिया की? रिकरेंट हीमाथ्रोसिस की वजह से ना हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी हो जाती है। ओवर टाइम जब आप बहुत अरसे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते रहते हैं ना, तो इनहिबिटर डेवलप हो जाते हैं। एक पॉइंट आता है कि फर्दर कंसनट्रेट देने को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बॉडी उस कंसनट्रेट के अगेंस्ट ऑटो इम्यून तरीके से एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है। आप कंसनट्रेट देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी बैड एंड अ वेरी परेशान कुन किस्म की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और ये इनहिबिटर डेवलपमेंट हीमोफीलिया ए में बहुत कॉमन है, जो कि सबसे कॉमन हीमोफीलिया है। अगर इनहिबिटर्स डेवलपमेंट हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन होती है रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 की, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉरी, फैक्टर 7 लिखा हुआ है, ये मुझे ज़रा कंफर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट, यानी कुछ ऑप्शंस हैं, और ये कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं जो कि टारगेट करती हैं इनहिबिटर को। दिस इज़ नॉट वेरी लाइकली टू कम अप, लेकिन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हीमोफीलिया से ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सवाल भी पूछ लेते हैं। एमीसिजुमैब जो कि इनहिबिटर के ख़िलाफ़ है, और आप रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 भी दे रहे हैं, या ऑलरेडी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन भी दे रहे हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप एक हीमोफीलिया वाला पेशेंट है और आप उसको सर्जरी के लिए प्रेप कर रहे हैं या डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो क्या करना है? वैसे आपकी टारगेट लेवल होते हैं ना, आपने कंसनट्रेट इस फ्रीक्वेंसी से देने होते हैं कि कम से कम मिनिमल इतने कंसनट्रेट लेवल्स हों। लेकिन अगर आपने कोई प्रोसीजर करना है, इवन डेंटल एक्सट्रैक्शन बेतहाशा ब्लीडिंग हो सकती है या कोई मेजर सर्जरी, तो उससे पहले ना जो फैक्टर 8 के लेवल्स हैं ना, वो 100% ऑफ नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। वैसे आप नॉर्मली 100% तक नहीं रखते हैं, ज़रूरत नहीं होती। मेजर अगर सर्जरी है, जैसे कि आपने लेप्रोटमी करनी है, या पेशेंट का फॉर एग्जांपल कि एम्पूटेशन है, मेजर सर्जरीज है ना ये, उसमें जो फैक्टर 8 के लेवल्स हैं शुड बी 100%। लेकिन अगर कोई माइनर सर्जरी है, जैसे कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई एप्सस कैविटी को आप कर रहे हैं मैनेज, तो फिर 30 to 50% ऑफ नॉर्मल रेंज। 100% आपने लेकर आना है फैक्टर 8 के लेवल्स को इफ़ द पेशेंट इज़ अंडरगोइंग अ मेजर सर्जरी, एंड 30 to 50% की रेंज में इज़ ओके इफ़ द पेशेंट इज़ अंडरगोइंग अ माइनर सर्जरी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? आप IM इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? हमने कहा है कि ब्लीडिंग प्राइमरीली कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में होती है, डीप टिश्यूज़ में। हीमाटोमा बन गया तो कितना बुरा होगा। एस्पिरिन और एनसेड्स नहीं दे सकते, वो एंटी प्लेटलेट्स हैं, सिर्फ प्लेटलेट्स ही तो सही काम कर रहे हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट
हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बॉय होगा, गर्ल नहीं होगी मोस्टली इन दी विनियट. Severity grading 1%, 1 to 5%, 5 to 40%. Typical presentation muscle bleed, hemarthrosis, boy with recurrent hemarthrosis, ABTT deranged, PT normal, bleeding time normal, mixing study का रोल, inhibitor development, बेहतरीन definitive test ये MCQ में आता है factor 8 ऐसे, बेहतरीन management factor 8 concentrate. Prophylaxis क्या है? अगर ना हो आपके पास फैक्टर 8 तो सेकंड ऑप्शन क्या होती है क्रायोप्रेसिपिटेट, और अगर क्रायोप्रेसिपिटेट ना हो तो फिर क्या ऑप्शन है FFPs. क्रायोप्रेसिपिटेट किस में दे सकते हैं, ए में दे सकते हैं, बी और सी में कोई तुक नहीं है. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हीमोफीलिया बी है जिसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. 15% ऑफ रिमेनिंग केसेस यानी 95% हो गए ए और बी मिलाकर. क्लिनिकली आइडेंटिकल है टू ए, इसलिए जब आप एसेस करते हैं तभी आपको पता चलता है कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की है. क्रिसमस डिजीज़ है, लैब्स भी एक जैसी हैं, मिक्सिंग स्टडी में भी वही इम्पैक्ट आएगा. डिफिनेटिव टेस्ट है, आपको फैक्टर 9 ऐसे करना पड़ेगा अगर फैक्टर 8 ऐसे नॉर्मल आया. ठीक है, और मैनेजमेंट भी वही है कि आपने 9 का कंसनट्रेट देना है, इन्फ्यूजन देनी है, और ये थोड़ा अच्छी बात है कि आपको कम इन्फ्यूजन देनी पड़ती है एक टाइम पीरियड में क्योंकि हाफ लाइफ लंबी है. डेस्मोप्रेसिन का कोई रोल है ही नहीं इन फैक्टर 9 डेफिशिएंसी. क्रायोप्रेसिपिटेट का भी कोई रोल नहीं है बिकॉज क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 होता है, वॉन विलिब्रेंड होता है, फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर 13 होता है, 9 तो होता ही नहीं है. FFP दे सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में. कॉम्प्लिकेशंस वही हैं, बस इनहिबिटर डेवलपमेंट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बाकी वही आर्थ्रोपैथीज़ वगैरह हैं. सर्जिकल और एक्सट्रैक्शन में वही सीन है कि आपने लेवल्स नॉर्मलाइज करने हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी वही हैं. अब बात करते हैं फैक्टर सी की, विच इज़ द लीस्ट कॉमन. एक ना आपको गलती हो सकती है, यू माइट थिंक कि क्रिसमस डिजीज़ इज हीमोफीलिया सी, आपने जहन में रखना है, दिस कुड बी एन MCQ. हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, वेरी रेयर है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इन जनरल डेफिशिएंसी माइल्ड होती है, और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और कॉम्प्लिकेशंस है उतनी बुरी नहीं होती जितने कि बाकी में है. ठीक है, इसमें फैक्टर 11 ऐसे डिफिनेटिव है. मैनेजमेंट यही होती है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ना फैक्टर 11 कंसनट्रेट हो ही नहीं सकता, हम बना ही नहीं पाए. तो अगर फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली बुरी वाली फिनोटाइप है जो कि बिल्कुल ही कॉमन नहीं है क्योंकि यूजली ये माइल्ड होता है, तो फिर आपको FFPs ही देने पड़ते हैं. दिस इज़ एन ओल्ड MCQ. हमारे पास ना तो क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं और ना ही हमारे पास फैक्टर 11 कंसनट्रेट होते हैं. इसलिए अगर एक पेशेंट है हीमोफीलिया सी का तो उसको अगर देना है तो हम सिर्फ और सिर्फ FFPs दे सकते हैं. ठीक है, और FFP आर मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया सी. बाकी वही बातें हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी वही हैं, मैनेजमेंट भी वही है, सर्जरी और डेंटल एक्सट्रैक्शन के रोल भी वही है कि सर्जरी से पहले FFPs लगाने पड़ेंगे, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी. भी कुछ MCQs हैं. माइल्ड हीमोफीलिया ए की मैनेजमेंट हम कर सकते हैं विद डेस्मोप्रेसिन क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और 8 दोनों के लेवल्स बढ़ाते हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर माइल्ड हीमोफीलिया जिसके 40% लेवल्स हैं. फॉर एग्जांपल क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या नहीं है, फिब्रिनोजन है, फैक्टर 8 भी है, इसको छोड़ें. इन हीमोफीलिया विच इन्वेस्टिगेशन इज़ मोस्ट स्पेसिफिक. फैक्टर ऐसे जाहिर सी बात है, क्या चीज़ लिवर नहीं बना रही, फैक्टर 5 नहीं बना रहा, फैक्टर 7, फैक्टर 8 या फैक्टर 9. ठीक है, जो फैक्टर 8 है ना वो एंडोथीलियम बनाता है. ये हमने पढ़ा था ना कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड फैक्टर 8 भाई बहन है. ठीक है, एक कोएगुलेशन में एक प्लेटलेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमने पढ़ा था कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट्स भी रिलीज़ करते हैं लेकिन प्राइमरीली इट इज़ रिलीज बाय द एंडोथीलियम. द सेम इज़ ट्रू फॉर फैक्टर 8. ये MCQ आ सकता है, ये याद कर लें. हीमोफीलिया पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फैक्टर रिप्लेसमेंट, वजह क्या, इनहिबिटर्स बन गए हैं. एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम किन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, रिकरेंट मिसकैरेजेस भी होते हैं, थ्रोम्बोसिस भी होते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होती इवन दो देयर इज़ अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ द APTT. प्रोलॉन्गेशन से आपको ये लगता है कि ब्लीडिंग होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, एप्ला सिंड्रोम कहते हैं इसे. हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स किस चीज़ के अगेंस्ट बनते हैं, ये आप देख लें, ये MCQ आ सकता है. अच्छा, आगे ये बेसिकली हम एंटीकोएगुलेंट्स को डिस्कस करेंगे, इनको हम डिटेल में देखेंगे. पहले हम वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ की बात करते हैं.
ठीक है, अब हम वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ पढ़ें जो कि एक मिक्स्ड डिसऑर्डर है। दिस इज़ द फर्स्ट मिक्स्ड डिसऑर्डर जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की थी कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर दोनों की डेफिशिएंसी होती है एंड इट्स द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, विच इज़ समथिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, द रिस्टोसीटन को फैक्टर ऐसे। इसमें हम मेजर करते हैं कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की कितनी बाइंडिंग है टू द प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर 2 of the 3 types of von Willebrand factor deficiencies, factor type 1 and 3। टाइप 2 में भी वो प्राइमरी ही होता है, ठीक है। ये नहीं, जो 3 टाइप्स होती हैं वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ की, और इन तीनों का जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है ना, इस रिस्टोसीटन को फैक्टर ऐसे। और जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर डिजीज़ है ना, उनमें 3 है जिनमें से 2 क्वान्टिटेटिव हैं और 1 क्वालिटेटिव है। क्वान्टिटेटिव में वॉन विलिब्रेंड फैक्टर ही काम होता है और क्वालिटेटिव में उसका फंक्शन काम होता है, ठीक है। ये विद साइटेशन है चीज़ें। रिस्टोसीटन को फैक्टर एक्टिविटी ऐसे इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। हम मेजर करते हैं कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की कितनी टेंडेंसी है टू बाइंड विद द प्लेटलेट रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1b। इनिशियल असेसमेंट हम कैसे करते हैं, हम देख सकते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के एंटीजन को, उसकी हम एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, हम फैक्टर 8 के लेवल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं हम फैक्टर 8 के लेवल को भी मेजर करेंगे, हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्टिविटी को भी देखेंगे, बिकॉज वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वालिटेटिव वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी इन एडिशन टू द क्वांटिटेटिव। मैनेजमेंट ऑफ चॉइसेस क्या है, अगर टाइप 1 है ना, टाइप 1 इज क्वांटिटेटिव की डेफिशिएंसी है बाकायदा, तो हम मैनेज करते हैं विद डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो पहले से मौजूद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ना, उसकी रिलीज़ को स्टिमुलेट कराता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ फैक्टर 8। तो ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है टाइप 1 वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी की। ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज वो ऐसे सवाल पूछते हैं, वो कहेंगे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज़ है, टाइप 1 कहेंगे या 2 कहेंगे या 3 कहेंगे, और कहेंगे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन क्या है। द आंसर इज दी रिस्टोसीटन को फैक्टर एक्टिविटी ऐसे। फिर वो पूछेंगे कि टाइप 1 है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट डेस्मोप्रेसिन है, ठीक है। ये जो डेस्मोप्रेसिन है ना, कभी कभी टाइप 2 में भी इफेक्टिव होती है और कभी भी टाइप 3 में इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि टाइप 3 इज़ वेरी सिवियर। टाइप 1 में वो फर्स्ट लाइन ज़रूर है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करवाता है, ठीक है। अगर सिवियर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, अगर सिवियर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी है, टाइप 3 हमेशा सिवियर होती है, टाइप 1 इज़ नॉट सिवियर, वो डेस्मोप्रेसिन से ठीक होती है। टाइप 3 हमेशा सिवियर है, कभी भी आप डेस्मोप्रेसिन यूज़ नहीं कर सकते। टाइप 2 दोनों तरह की होती है, रिस्पॉन्सिव भी होती है लेस सिवियर, और नॉन रिस्पॉन्सिव भी होती है मोर सिवियर। तो इफ़ यू आर डीलिंग विद टाइप 2 नॉन रिस्पॉन्डर और टाइप 3, देन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस। फिर हम कंसनट्रेट देते हैं फैक्टर 8 का, विच कंटेन्स वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वॉन विलिब्रेंट डिजीज इज रिस्टोसीटन को फैक्टर ऐसे, जो कि एक एक्टिविटी ऐसे हम बेसिकली चेक करते हैं कि क्या टेंडेंसी है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की टू बाइंड विद ग्लाइकोप्रोटीन 1b। अगर वॉन विलिब्रेंट है ही नहीं, क्वांटिटेटिवली कम है, ये क्वालिटेटिवली ख़राब है, जैसे कि टाइप 2 में वो क्वालिटेटिवली ख़राब होता है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम आएगी। ये अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मौजूद भी है सही मिकदार में, काम भी सही कर रहा, लेकिन इशू है ग्लाइकोप्रोटीन 1b के साथ, विच इज़ सीन इन बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, तो तब भी रिस्टोसीटन को फैक्टर ये कहेगा कि एक्टिविटी नहीं है। दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉन विलिब्रेंट डिजीज, टाइप 1, टाइप 2 एंड 3। उसके अलावा और भी है, वॉन विलिब्रेंट एंटीजन को भी हम मेजर कर सकते हैं, एक्टिविटी को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 में मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या है, डेस्मोप्रेसिन, क्योंकि टाइप 1 अमूमन इतनी सिवियर नहीं होती। टाइप 2 कैन समटाइम्स रिस्पॉन्ड टू डेस्मोप्रेसिन, समटाइम्स डज नॉट। तो जो टाइप 2 के नॉन रिस्पॉन्डर्स है ना, जो टाइप 3 है, जो कि सबसे सिवियर फॉर्म है, उनमें जो हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है ना, वो हम डायरेक्ट फैक्टर 8 कंसनट्रेट विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर देते हैं, यानी जो चीज़ डेफिशिएंट है, ये काम नहीं करी, वो बाहर से देते हैं ताकि कमी पूरी हो। जबकि टाइप 1 जो कि लेस सिवियर है, उसमें हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं इंट्रानेजली, ताकि जो ऑलरेडी मौजूद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर स्टोर्स हैं वो इस्तेमाल हो, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ लेस सिवियर, हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया देते हैं कि जो इंसुलिन मौजूद है वो निकले, लेकिन टाइप 1 में तो हालात इतने ख़राब हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप बाहर से इंसुलिन देते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट टाइप 1 में
डेस्मोप्रेसिन टाइप 2 नॉन रिस्पॉन्डर और टाइप 3 में वी गिव फैक्टर 8 कंसनट्रेट विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको पता होनी चाहिए, इनसे बहुत सारे MCQs आते हैं. एडजंक्टिव थेरेपी, इन तमाम कंडीशंस में हम ट्रांसमीन दे ही सकते हैं, अल्यूमिनोकैप्रोइक एसिड भी. ये सबसे कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. पता होना चाहिए द रिस्टोसीटिन कोफैक्टर SA इज डायग्नोस्टिक फॉर वॉन विलिब्रेंट डिजीज. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टाइप 1 में है डेस्मोप्रेसिन. टाइप 2 नॉन रिस्पॉन्डर और टाइप 3 में हम कंसनट्रेट देते हैं. ठीक है, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई. हाँ, अब हमने डिस्कशन किए, कंपैरिजन किया. टाइप 1 सबसे कॉमन है, शुक्र है. जो चीज़ लेस कॉमन है, वो लेस सिवियर है, वो मोर कॉमन है. दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. इसमें मिकदार कम होती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की. सेवेरिटी डिजीज़ की ओनली माइल्ड है. नाक से भी खून आता है, गम से भी ब्लीडिंग होती है. अब ये जो एपिस्टैक्सिस है, ये गम ब्लीडिंग है, और ये जो ईजी ब्रूजिंग है और ये जो मेनोरेजिया है, ये म्यूकोजल है. बट वॉन विलिब्रेंट में तो म्यूकोजल एंड कोएगुलेटिव दोनों होने चाहिए. ये बात याद रखनी है. समटाइम्स जो अगर किसी इंडिविजुअल में सिर्फ माइल्ड फिनोटाइप है ना वॉन विलिब्रेंट की, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि प्लेटलेट वाले मैनिफेस्टेशंस आएंगी लेकिन कोएगुलेटिव वाली नहीं आएंगी. इसलिए टाइप 1 में उन्होंने प्राइमरीली डिस्क्राइब किया प्लेटलेट डिसफंक्शन वाले सिम्टम्स को. APTTP बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्डली, बिकॉज टाइप 1 इज़ नॉन सिवियर, और BTB प्रोलॉन्ग्ड है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? रिस्टोसीटिन कोफैक्टर एक्टिविटी ऐसे, जो कि टेस्ट करता है कि कितनी कैपेबिलिटी है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की टू बाइंड विद ग्लाइकोप्रोटीन 1B. बाकी टेस्ट है, नाम पढ़ लें आप उनका. मैनेजमेंट है डेस्मोप्रेसिन, रिलीज़ कराता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को और फैक्टर 8 को भी. एडजंक्टिव्स भी देख लें. एंटीप्लेटलेट्स को अवॉइड करना है. स्पेशल नोट ये कि सबसे कॉमन है. टाइप 2 इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव, इट इज़ क्वालिटेटिव. ये भी ऑटोजोमल डोमिनेंट है. जो चीज़ें डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है ना, उनके सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं. इसलिए वो पूछते हैं आपसे कि स्फेरोसाइटोसिस की क्या इनहेरिटेंस है, वो भी ऑटोजोमल डोमिनेंट है. और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ की इनहेरिटेंस ऑटोजोमल डोमिनेंट है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सबसे कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया क्या है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़. और वो पूछते हैं कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ कैसे इनहेरिट होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट में. इट इज़ नॉट एक्स लिंक्ड, ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है. और ये भी आप समझ सकते हैं कि रिसेसिव, इट्स नॉट रिसेसिव. वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, डी से याद रखें, डोमिनेंट. इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो मॉडरेट है. मॉडरेट म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग है. ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तमाम की एक ही थी, रिस्टोसीटिन कोफैक्टर एक्टिविटी ऐसे. अच्छा, इसमें डेस्मोप्रेसिन इज़ यूजली नॉट इफेक्टिव, तो आपको कंसनट्रेट ही देना पड़ता है. अब टाइप 3 है, जो कि बहुत बुरी है और बहुत सिवियर है और थैंकफुली रेयर है. इसकी इंटरेस्टिंगली इसकी जो इनहेरिटेंस है वो डिफरेंट है, वो ऑटोजोमल रिसेसिव है. दिस इज़ ऑल्सो अ गॉड सेंड. कि ऑटोजोमल रिसेसिव का ये मतलब है कि दोनों पेरेंट्स मस्ट हैव द एलील इन ऑर्डर फॉर द चाइल्ड टू बी सिम्टोमेटिक. दिस इज़ अगेन अ गॉड सेंड, ये भी पता होना चाहिए. जो लेस सिवियर फॉर्म्स है ना वॉन विलिब्रेंट की, वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है. जो लेस सिवियर जो लेस कॉमन बट मच मोर सिवियर फॉर्म है ना, वो ऑटोजोमल रिसेसिव है. दिस इज़ अ प्रोटेक्शन. ठीक है, इसमें बिल्कुल ही वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होता, सिवियर ब्लीडिंग होती है. और इसमें जो कोएगुलेटिव वाले सिम्टम्स हैं बहुत ऑब्वियस होते हैं, हीमाथ्रोसिस, हीमोफीलिया लाइक. बाकी जो है ना वो थोड़े प्लेटलेट डिसऑर्डर टाइप लगते हैं. और इसमें डेफिनेटली मैंडेटरी होता है कंसनट्रेट का इस्तेमाल, और ये रिजेंबल करता है हीमोफीलिया को. इसमें डीप टिश्यू ब्लीडिंग प्रिडोमिनेट करती है. वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ टाइप C ऑटोजोमल रिसेसिव है, और उसमें हीमोफीलिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, जबकि टाइप 1 और 2 में प्लेटलेट डिसफंक्शन वाले सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा.